नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। त्योहारों पर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। कुछ दिन पहले ही हमने मनी सेंट्रल में इस बात की पुष्टि की थी कि मोदी सरकार देश के सरकारी कर्मचारियों को एक नहीं बल्कि 3 बड़ी सौगात देंगे। एक तो मिल गई, जिसकी चर्चा आज के मनी सेंट्रल में हम लोग करेंगे, लेकिन बाकी के बचे 2 सौगातों का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहां फंस रहा है पेच, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। 20 साल से गारंटी वाली पेंशन मांग रहे लाखों कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल एक पुख्ता योजना पेश की थी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को पेश करते समय सरकार ने दावा किया था कि इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 50% जो है बतौर पेंशन दिया जाएगा। साथ ही हर साल पुरानी पेंशन की तरह डीए बढ़ोतरी का भी लाभ दिया जाएगा। इतने सारे वादों के बाद भी 24 लाख कर्मचारियों को इस पर भरोसा नहीं हो रहा। खबरें ये आ रही हैं कि 24 लाख में से केवल 1 लाख कर्मचारियों ने ही यूपीएस को ऑप्ट किया है। क्यों नहीं चली यूनिफाइड पेंशन स्कीम? क्यों हिचकिचा रहे हैं कर्मचारी? यूपीएस और एनपीएस में क्या कंफ्यूजन? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग की। देश के 1.2 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी साल 16 जनवरी को मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया था, लेकिन सितंबर का महीना खत्म होने को है और अभी तक आयोग की आधिकारिक अधिसूचना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर और सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। अब तो खबरें यह आने लगी कि 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। 2028 का सवाल क्यों उठने लगा? इसके पीछे का तर्क क्या दिया जा रहा है? 8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति और ये आयोग क्यों है जरूरी, सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे कमोडिटीज की। इस समय देखिए, सोना और चांदी की जो कीमतें हैं वो आसमान पर है। 2025 की बात की जाए तो दोनों कीमती धातुओं में जो है जबरदस्त उछाल देखा गया है। अब आगे भी इन कमोडिटीज की कीमतों में आग लगी रहेगी या नहीं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से नई पेंशन स्कीम लेकर आई, जिसे केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को नोटिफाई किया और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई। ये योजना नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस का एक ऑप्शन है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की तरह निश्चित पेंशन इनकम की गारंटी देती। सरकार ने इसके कई फायदे गिनाए। कहा कि इससे एश्योर्ड फैमिली पेंशन, मिनिमम पेंशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, ग्रेचुइटी के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद शुरुआत में सिर्फ 1500 लोगों ने यूपीएस को ऑप्ट किया। इस फेल्योर के बाद सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस स्कीम में शामिल होने के लिए 30 सितंबर 2025 तक का समय दिया। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि अब तक सिर्फ 24 लाख में से सिर्फ 1 लाख कर्मचारी ही यूपीएस में आए। कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि साफ सुथरी जानकारी नहीं मिलने और नियम समझने में दिक्कत के कारण लोग जो है फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने 2 महीने का और समय मांगा है। प्रवीण सर, क्या फिर से तीसरी बार जो है क्या डेडलाइन बढ़ जाएगी क्या? देखिए, जो कर्मचारी संगठनों के साथ इसी सोमवार को मुलाकात हुई वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की, और उसके बाद कल भी सारा दिन जो है वित्त मंत्रालय और पेंशन विभाग जो है उनके अधिकारियों के बीच में इस चीज़ को लेकर माथापच्ची होती रही कि आखिर अब इस स्कीम का करना क्या है। पिछले हफ्ते तक का जो डेटा आया है उसमें 24-25 लाख जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उसमें से महज 1 लाख लोगों ने इसको ऑप्ट किया है। नंबर बहुत कम है। हमने कल भी इस बात को डिस्कस किया था कि नंबर बहुत छोटा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है, जो आपके कर्मचारियों के संगठन है, उनका ये कहना है कि दूर दराज के गांव देहात के लोगों तक इसकी स्कीम के फ़ायदे, या जो सरकार ने इसमें बदलाव किए इसको और ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए, मसलन 25 साल की जगह 20 साल पे लेके आए एश्योर्ड पेंशन को, फैमिली बेनिफिट्स जो बढ़ाए गए, उनकी जानकारी जो आम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो दूर दराज के गांव इलाकों में, आप कहना चाह रहे हैं सर कि जो सरकार के द्वारा दी गई जो जानकारी है और प्रचार प्रसार है वो दोनों अपर्याप्त है? ऐसा कर्मचारी संगठनों का कहना है। और इसी लिहाज से फिर उन्होंने 2 महीने के इसको एक्सटेंड करने की मांग की है। लेकिन पिछले अगर आप 1-1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते का अगर आप वक्त देखेंगे तो उसमें सरकार ने अलग अलग माध्यमों के जरिए बड़ी पैमाने पे इस चीज़ का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पे
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों जिन्होंने ऑप्ट किया है यूपीएस, उनके वीडियोस और इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर डाली गई, इसके फ़ायदे बताए गए। इसके बावजूद अभी तक जो नॉमिनेशंस हैं या जो एनरोलमेंट है वो बहुत कम है। 1 लाख का नंबर जब 24-25 लाख कर्मचारियों के सामने आता है तो वो कम नंबर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अब इसको शायद ही बढ़ाने का फैसला करे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सरकार ने कुछ दिन पहले ये एक बड़ा फैसला किया था जो वित्त मंत्रालय के उससे आया, जिसमें सरकार ने ये कहा कि आप जब चाहें यूपीएस से आप एनपीएस में वापस लौट सकते हैं। तो एक शिफ्टिंग का मौका सरकार ने यूपीएस से एनपीएस के लिए दे दिया था, नॉन रिवर्सिबल। हाँ, तो अब उसमें जो लोग चाहते कि भाई रिवर्स माइग्रेशन कर लें, उनको सरकार ने जॉब के लास्ट मतलब 1 साल पहले तक आपके पास ये मौका रहेगा, इस तरह का बहुत लचीला प्रावधान एक दिया। इसके बावजूद अगर सिर्फ 1 लाख लोग आए हैं तो अब आप चाहे 2 महीने बढ़ा दीजिए, चाहे इसको 4 महीने बढ़ा दीजिए, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा नहीं। अगर 2-4 लाख 5 लाख कर्मचारी भी अगर इसमें शामिल हो जाते 20-25 लाख में, तब हो सकता है इस तर्क को माना जाता कि साहब बहुत सारे लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची या चीज़ें नहीं पहुंची है। तो मुझको ऐसा लगता है कि इस बात के अब आसार बहुत कम है कि सरकार यूपीएस को अब और एक्सटेंड करे। अब जितने लोग आ गए वो आ गए। अब सरकार को फैसला ये लेना होगा कि क्या वाकई यूपीएस को चलाना है या ये डुअल सिस्टम चलेगा। मतलब फैसले ज़्यादा बड़े लेने की घड़ी है विशाल। प्रवीण सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पहले शुरुआत में 1500 लोगों ने ऑप्ट किया था, फिर उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 31,155 के आसपास था, उसके बाद 70,000 न्यू एडिशन हुए, तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा बोला जा रहा है कि 1 लाख के आसपास। हाँ, ये लास्ट वीक का फिगर है 1 लाख, जैसा खबरों में आया है। अब 1 हफ्ते बाद का यानी 30 तारीख आज डेडलाइन है। इस तक कितने लोगों ने ऑप्ट किया होगा ये अगले 1-2 दिन में डेटा आ जाएगा। हो सकता है सरकार कल ही इस बात का डेटा जारी कर दे। प्रवीण सर, क्या कर्मचारी वर्ग में इस बात की भी जो कन्फ्यूजन है कि जब सरकार ही कन्फ्यूजन में है कि लोगों को कह रही कि पहले आप एनपीएस से यूपीएस में जाइए, अच्छा फिर ठीक है रुकिए, एक बार का ऑप्शन आपको दे देते हैं, आप फिर यूपीएस से एनपीएस में भी आ जाइए, क्या ये बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है? बिल्कुल, ये बड़ी वजह है जहां सरकार खुद ही इस बात को लेके एश्योर नहीं है कि जो स्कीम वो लेके आई है वो वाकई इतनी कारगर है। कर्मचारी जब अपनी कैलकुलेशन देख रहे हैं तो उनको शायद इस बात का अंदेशा हो रहा है कि जो एनपीएस में फ़ायदा मिल सकता है वो यूपीएस में नहीं मिलेगा। तो और ऐसा समझ लीजिए कि 1 लाख का एनरोलमेंट नंबर तब आ रहा है जब सरकार ने 25, जो एक बहुत बड़ा एक विवाद का मसला था कि 25 साल जो लोग पूरी कर लेंगे सर्विस, उन्हीं को एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, 50% की पक्की पेंशन। तो सरकार ने उसको घटा के 20 साल कर दिया कि नहीं, और इसका फ़ायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो लोग मौजूद हैं जो जल्दी रिटायरमेंट लेते हैं उनको होने वाला था। तो इसके बावजूद अगर नंबर इतना ल्यूकवार्म है, टैक्स बेनिफिट्स वाला, हाँ बिल्कुल, तो जब इन तमाम फायदों के देने के बावजूद अगर रिस्पॉन्स इतना ल्यूकवार्म है, इतना हल्का है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार अब इसको चाहे, हो सकता है सरकार बढ़ा भी दे कुछ उससे। आज डेडलाइन है सर, आज डेडलाइन है, लेकिन मुझको लगता नहीं कि इसका आप 2 महीने या 3 महीने भी बढ़ा देंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। जी सर, कई कर्मचारी और जो यूनियन की मैं बात करूँ वो तो पुरानी पेंशन स्कीम को भी कह रहे हैं कि सरकार उसी को ले आए तो बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि बिना कंट्रीब्यूशन दिए हुए एश्योर्ड जो है जो पेंशन की बात है वो मिलती है, तो बेहतर तो रहता है कि ओपीएस ही आ जाता तो बढ़िया था। नहीं, तो ये जो नंबर कम आया है इसका एक मतलब ये भी समझिए कि कर्मचारियों के पास मौका होगा कि वो सरकार पे इस बात का दबाव बनाए कि फिर से आप ओपीएस को लेके आए, क्योंकि आप जो स्कीम लेके आए, जिसको लेके टीवी सोमनाथन तब जब फाइनेंस सेक्रेटरी थे उनकी अगुवाई में कमेटी बनी और उसने ये पूरी की पूरी स्कीम पेश की और उसका ऐसा रिस्पांस आया है, तो फिर सरकार को इस बात पे सोचना पड़ेगा और कर्मचारी इस चीज़ का प्रेशर बना सकते हैं कि साहब आप जो स्कीम लेके आए उस पर तो कोई राजी है नहीं। जी चलिए सर आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए त्योहारों के समय विशेष एड हॉक बोनस देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि ग्रुप सी और नॉन गैस्टेड ग्रुप बी कर्मचारियों को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। ये राशि जो है वो 6,908 रुपये तय किया गया है। कहा जा रहा है कि इस योजना का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सर्विस में बने रहेंगे और जिनका
कम से कम 6 महीने का लगातार जो है प्रवीण सर सर्विस रिकॉर्ड हो। सर आपसे समझना चाहेंगे कि मनी सेंट्रल में हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि मोदी सरकार जो है त्योहारों से पहले 3 बड़ी सौगात देने वाली है। एक तो मिल गई सर, जो बोनस वाली बात जो कही जा रही थी कि बोनस आपको मिल सकता है त्योहारों से पहले, लेकिन जो 2 और हैं सर, यानी जो 8वां वेतन आयोग वाला मामला और डी जो कहा जा रहा था, आप ही कह रहे थे सर कि इस बार जो है विशाल 2% नहीं, कम से कम 3 या 4% की जो है बढ़ोतरी होगी। दशहरा बहुत नज़दीक है सर, उसके बाद देखिए दिवाली है, फिर छठ है और तमाम तो जो है त्योहारों की लिस्ट भी जो है सामने आ गई है। आपसे समझना चाहेंगे, एक तो ये बोनस वाला मामला समझाइए, कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नॉन प्रोडक्टिव है, कहीं कहा जा रहा है प्रोडक्टिव, ये वाला भी मामला समझाइएगा, देन वी विल मूव टू 8th पे कमीशन। नहीं, ये एडहॉक बोनस है जो कि नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जिसको कहा जाता है, और जो इससे पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था, और अब सरकार ने, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो है इस बोनस का ऐलान कर दिया है। जाहिर तौर पे एक बड़ा तबका जो है उसको ये फ़ायदा बिल्कुल त्यौहार के सीजन पर मिला है, तो एक तो ये फ़ायदा है। अब जो बड़ी जो बात है, बड़ा जो मसला है, वो दरअसल अभी भी अटका हुआ है पेच, और वो इन 2 चीज़ों को लेकर अटका हुआ है कि डीए का क्या होगा, और दूसरा 8वां वेतन आयोग, क्या सरकार अगले कुछ दिनों में दिवाली से पहले पहले क्या ऐलान करने की मंशा रखती है, या उसको लेकर आने का सरकार का कोई प्लान बन गया है इसको लेकर विशाल। जी, लेकिन सर 8वें वेतन आयोग को लेकर जो ये तर्क दिया जा रहा है सर कि 2028 तक, जैसा कि आप भी कह रहे हैं सर कि 2 साल लगेगा, इसके पीछे का क्या तर्क है? आप कुछ न्यूज़ रूम में डेटा भी बता रहे थे कि विशाल इसके पीछे का जो क्रोनोलॉजी अगर तुम देखोगे तो 5वें वेतन आयोग वाला मामला अगर तुम देखो, या 6ठा वेतन आयोग, या 7वां, तो उस समय भी ऐसी कुछ तस्वीर जो है अब वो देखने को मिल रही थी सर। तो आपसे समझना चाहेंगे कि डेटा पॉइंट से तर्क के साथ बताइए कि क्यों 2028 लगेगा? नहीं, पिछले जो वेतन आयोग घोषित किए गए, चाहे 5वां हो या 6वां या 7वां वेतन आयोग हो, उनको दरअसल उनके ऐलान और उसके बाद उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन जो है टीओआर तय करने, और फिर वास्तविकता में उनकी सिफारिशें मंजूर होने और इम्प्लीमेंटेशन, इस सब प्रक्रिया में इम्प्लीमेंटेशन तो भले रेट्रोस्पेक्टिव किया गया जी, लेकिन सिफारिशें मंजूर होने में तकरीबन 2 साल का वक्त लगा, इसको ऐलान होने के बाद से, जी, या आयोग के गठन होने के बाद। जी, मेरे पास डेटा है सर। जैसे 5वें वेतन आयोग से मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूं। कहा जा रहा है कि ये अप्रैल 1994 में गठित हुआ। रिपोर्ट जो है जनवरी 1997 में सरकार को सौंपी गई, लेकिन जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 1996 से लागू हो गई। पहले 51 पे स्केल्स थे, उनको घटाकर जो है 34 किया गया। ये कहानी है सर 5वें वेतन आयोग की। अब छठा का जान लेते हैं। देखिए, ये 20 अक्टूबर 2006 को स्थापित हुआ और रिपोर्ट जो है मार्च 2008 में तैयार होकर सरकार के पास पहुंचा। अगस्त 2008 में रिपोर्ट को मंजूरी मिली और सिफारिशें जो हैं सर 1 जनवरी 2006 से लागू हुई। और 7वें वेतन आयोग की मैं बात करूं सर, जो लेटेस्ट वाला है, फरवरी 2014 में ये बना। मार्च 2014 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी जो टीओआर वाला जो मामला जो अभी फंसा हुआ है सर, वो फाइनल हुआ। रिपोर्ट जो है नवंबर 2015 में सौंपी गई और जून 2016 में सरकार ने इसको अप्रूव किया, और फिर जो सिफारिशें सर, जैसा आपने बताया भी, 1 जनवरी 2016 से लागू हुई। क्या इसी तर्क के आधार पर आप कह रहे हैं कि विशाल ये जो है 2028 चला जाएगा? तो वो ये पूरा जो सिफारिशें आने और उसके बाद उनको मंजूरी, फाइनल मंजूरी मिलने, और उसके बाद फिर जो डेट जो सरकार ने फाइनल की है, अभी तक जो चीज़ें आ रही हैं उस हिसाब से 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किया जाना है। तो अगर 2 साल का वक्त सिफारिशों के आने में और उनको उनके अप्रूवल में लगता है, तो आप ये मानकर चलिए कि ये पूरा का पूरा 2 साल का जो एरियर है, फिर वो सरकार को 1 जनवरी 2026 से लेके और तकरीबन 2 साल का एरियर सरकार को देना पड़ेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में जो पिछले वेतन आयोगों का जो जिस तरह से काम हुआ है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 साल का वक्त इसमें लग सकता है। जी जी। और कुछ फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी जो है कुछ स्पष्टीकरण आ रहा है सर, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर। जैसे कहा जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 का था, तो कहा जा रहा है कि 8वें में ये 2.46 के आसपास हो सकता है। तो अगर इस हिसाब से देखें सर, तो कहा जा रहा है कि जो बेसिक सैलरी है, जो न्यूनतम जो सैलरी जो कहा जा रहा है कि 18,000 के आसपास है, वो बढ़कर सीधे 44,000 के आसपास हो सकता है। तो अच्छी वेतन बढ़ोतरी होने की उम्मीद है सर। देखिए, कर्मचारी इस तरह की वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद जरूर लगाकर बैठे हैं कि अच्छा खासा उनका वेतन बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस बार
देखिए इसी साल जनवरी में वेतन आयोग के गठन का सरकार ने ऐलान किया कि हम 8वां वेतन आयोग लेके आएंगे। बजट से एकदम पहले। हाँ, उसके पहले तक सरकार इस बात को लिए मना करती रही कि नहीं, अभी कोई ऐसा इरादा है नहीं। और तब से लेके अब पूरा साल का अंत होने को आ गया है। सरकार ने इस पे जो जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं की। 1 जनवरी 2026 से लागू करने की बात है। मुझे ये लगता है कि और इसी साल अगर आप देखेंगे तो इतना एक्शन पैक्ड साल रहा है सरकार की तरफ से। जिस तरह के तोहफे आम लोगों को, खासतौर पे मिडिल क्लास को दिए गए हैं, मुझे लगता है सरकार अब 8वें वेतन आयोग में एक बैलेंसिंग एक्ट का काम करने की कोशिश कर सकती है, जहां पे कि खजाने से बहुत ज़्यादा रकम को दिए बगैर कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश यहाँ पे सरकार तो की सरकार तरफ से ये हो कहे सकती कि है। देखिए मान लीजिए आपको जीएसटी रेट कट का फायदा दिया और तमाम तरह की जैसे जो टैक्स आरबीआई की ने छूट दी। हाँ, टैक्स की छूट दी। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में देखिए लगातार जो है 100 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट किया, उससे भी कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल गया। माने आपको लोन सस्ता मिल रहा है, तो चलिए इधर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, और इकोनॉमिस्ट और जो जानकार हैं वो भी इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार 8वां वेतन आयोग लेकर आए, सरकार उसके फायदे दे, कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाए, लेकिन पैसा स्प्लर्ज न किया जाए, पैसा बहुत ज़्यादा पैसा इस पे खर्च इस तरह न किया जाए जिससे एक तो डिस्पैरिटी प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के बीच में बढ़ रही है सैलरीज के वाइज। एक तरफ आपकी वेज ग्रोथ तकरीबन 0 बनी हुई है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का क्राइसिस है, नौकरियां नहीं, लेकिन सरकारी सेक्टर में आपकी जो तनख्वाहें हैं वो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ी हैं। चाहे 7वां वेतन आयोग देख लीजिए, और अब अगर 8वां आता है और जिस तरह के फिटमेंट फैक्टर की बात आप कर रहे हैं, 18,000 रुपए की सैलरी अगर बेसिक सैलरी 54,000 55,000 में तब्दील होती है, 44,000 से 44,000 में भी अगर तब्दील अब कुछ होती है, रिपोर्ट्स में 54,000 भी है सर। बिल्कुल, तो वो एक बहुत बड़ा उछाल होगा और वो फिर एक डिस्पैरिटी को बढ़ाएगा। और इससे एक मैं ये कहूँगा कि इसको लेके सरकार की आलोचना भी होती रही है कि बहुत ज़्यादा आप इजाफा करें, लेकिन उसको एक संतुलित तरीके से इजाफा किया जाए। और हो सकता है कि सरकार जब इन सिफारिशों को लेके आए तो उसमें एक बैलेंसिंग एक्ट करने का काम किया जाए। एक लास्ट कमेंट सर डीए वाले पर भी दे दीजिए, क्योंकि दशहरा तो खत्म होने को है, तो क्या सरकार अब जो है दिवाली से पहले ठीक जो पहले जो है कैबिनेट वैबिनेट की बैठक करेगी उसके बाद ऐलान करेगी क्या? नहीं, डीए का ऐलान सरकार कर सकती है, क्योंकि वो ड्यू है, ऐसा जुलाई से ड्यू है। हाँ, ड्यू भी है। और लास्ट ईयर भी मुझे जहाँ तक याद है इसी तरह से ठीक उसके पहले ऐलान हुआ था। तो हो सकता है सरकार इस सौगात को अभी मौके पे ही फेस्टिव सीजन पे दे दे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी की कीमतें अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी जिसको कि आप IBJA के नाम से जानते हैं, उसके अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना जो है 1,449 रुपये बढ़कर 1,16,903 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले ये 1,15,000 रुपये के आसपास था। वहीं चांदी भी 680 रुपये बढ़कर 1,45,060 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। अब कमोडिटीज़ की कीमतें तो ऑल टाइम हाई पर है, पर इन कीमतों पर मार्केट एक्सपर्ट्स के बीच में दो राय। रॉजर्स होल्डिंग्स के चेयरमैन जिम रॉजर्स ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा कि दुनिया में कई देशों में कागजी पैसे यानी जो करेंसी नोट्स हैं उन पर भरोसा जो है वो कम होता जा रहा है और लोग सोना, चांदी और तांबे जैसी असली संपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं, यानी जो रियल कमोडिटीज़ है, जो रियल पैसा है, रियल एसेट है, उसकी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये इतिहास में हमेशा देखा गया है और आगे भी ये जारी रहेगा, यानी जो कंटिन्यूटी की बात है वो रॉजर साहब दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रवीण सर ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं S नरेन, उन्होंने इन्वेस्टर्स को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सोना और चांदी के पीछे भागना जो है आपको नुकसानदायक जो है वो साबित हो सकता है, खास तौर पर तब जब इनकी कीमतें जो हैं पहले से ही बहुत बढ़ चुकी हूँ। सर मेरा आपसे फिर वही दुविधा वाला सवाल है कि दोनों में से किसकी बात को समझें, स्वीकार करें, आपसे समझना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर आपका ओपनिंग रिमार्क्स ओवरऑल कमोडिटीज मार्केट को लेकर दीजिए, क्यों आ रही है तेजी सर? कब दुनिया भर में जिस तरह की अनिश्चितता है उसने कमोडिटीज़ की कीमतों को बढ़ाया। एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और मार्केट्स पे दरअसल लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और दुनिया भर के जितने दिग्गज जो जानकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिम रॉजर्स भी कह रहे हैं कि उनके पास भी गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स हैं। इसी के जैसे आप अगर बात कर लीजिए, जो अमेरिकन रॉबर्ट कियोसाकी हैं, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि उनमें तो उनके लिस्ट में तो बिटकॉइन भी शामिल है। बिटकॉइन भी है, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, ये 3 एसेट क्लास हैं। तो
मोटे तौर पर अगर जो मुझको समझ में आता है वो ये बात है कि अब शेयर बाजारों ने जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल में नेगेटिव रिटर्न, कम से कम अगर हम भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और उसी के मुकाबले अगर आप गोल्ड को देख लीजिए तो इसी साल 40-42% के आसपास गोल्ड का रिटर्न है, हो सकता और ज़्यादा रिटर्न। सर इस साल सोने की कीमतों में करीब 40,741 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हाँ तो और चांदी की बात की जाए सर तो 59,043 रुपए बढ़ चुका है। हाँ तो आप समझिए कि लंबा चौड़ा इजाफा गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में हुआ है, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है उसने फिर जितने भी इन्वेस्टर्स का जो पूरा एक तबका है उसको इस बात के लिए प्रेरित किया है कि आप बॉन्ड्स या चाहे डेट हो चाहे स्टॉक्स हो यहाँ छोड़िए और सीधा सीधा पैसा गोल्ड में लगाइए। गोल्ड की जो डिमांड है या सिल्वर की जो डिमांड है वो आपकी बढ़ने ही वाली है, चाहे ज्वेलरी हो चाहे इंडस्ट्रियल यूज़ हो, वहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। और ये भारत में भी ट्रेंड देखा गया, क्योंकि अब अभी का ही डेटा है, आप समझिए कि सितंबर में गोल्ड की जो इंपोर्ट है भारत में वो अगस्त के मुकाबले तकरीबन 2 गुना होने के आसार उसके दिखाई दे रहे हैं। मैंने आप आरबीआई का जो डेटा है उसके बारे में कह रहे हैं ना सर? बिल्कुल, फिस्कल डेफिसिट के भी जो डेटा आए हैं जो और उसके साथ ही जो गोल्ड के इंपोर्ट का है वो भी आपका समझ लीजिए कि तकरीबन अगस्त में 64 टन के आसपास गोल्ड इंपोर्ट हुआ था और 410 टन सिल्वर इंपोर्ट हुआ था। तो इसका डबल डेटा हुआ है, आंकड़ा हुआ है सितंबर में जी। तो। और ऐसा तब हो रहा है जब गोल्ड की कीमतें इतने ऊपर है, सिल्वर की कीमतें इतने ऊपर है। इसका मतलब यह है कि डिमांड में कहीं कोई कमी आ नहीं रही, चाहे ज्वेलरी हो या बाकी डिमांड हो। लेकिन सर सेंट्रल बैंक्स के आपने जिक्र किया, आप तो अपने देश की बात कर रहे हैं कि देश का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई वो ऐसा कर रहा है, लेकिन दुनिया भर के भी जो केंद्रीय बैंक है वो भी तो भर कर सोना खरीद रहे हैं। ये केवल केंद्रीय बैंक की बात नहीं है, ये ओवरऑल देश में जो गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। लेकिन सर सेंट्रल बैंक्स की भी बात आप कर दीजिए, उसके पीछे का क्या तर्क है, वो क्यों नहीं? सेंट्रल बैंक दुनिया भर के डॉलर से दूर हो रहे हैं, अमेरिकन ट्रेजरी से दूर हो रहे हैं, अमेरिका से भी भरोसा या डॉलर से भरोसा, और खास तौर पे चाइना ने जिस तरह से मैसिव स्केल पे गोल्ड को स्टोर किया है, अपने यहाँ गोल्ड की परचेज की है, उसने दुनिया भर में गोल्ड की कीमतों में तेजी पैदा की। भारत में भी रिजर्व बैंक लगातार गोल्ड को परचेज कर रहा है। धीरे धीरे दुनिया भर की जो प्रमुख इकोनॉमीज हैं वो डॉलर से खुद को दूर कर रहे हैं, और एक जो सेफ हेवन है, जो मजबूत एक असेट क्लास माना जाता है, वहाँ पे अपना पैसा लगातार लगा रहे हैं। भारत अगर आप पिछले 5, 7, 8 सालों को देखेंगे तो 600-650 टन से लेके 1000 टन तक का सालाना इंपोर्ट करता है विशाल। आरबीआई के पास अभी सर करीबन 879.58 मीट्रिक जो है टन सोना है सर। और इस साल बात की जाए मई तक तो आरबीआई ने 28 टन सोना खरीदा था, तो अभी टोटल भारत के पास अगर देखा जाए तो 25,880 टन सोना है। इसके पीछे एक और तर्क भी दिया जा रहा है सर कि भारतीय घरों में करीब जो है अब 25,000 टन सोना भी है। कई रिपोर्ट्स हम लोगों ने मनी सेंट्रल में भी डिस्कस किया था, और उदय कोटक साहब की भी बात मुझे याद आ रही है जो कहते हुए दिख रहे थे कि भारतीय महिलाएं जो हैं सबसे अच्छी जो है फाइनेंशियल जो मैनेजर्स हैं, और उनके पास बड़ा अच्छा विदाउट एनी एक्सपर्टीज उनको पता है कि कहाँ पैसा बनेगा। इस पर कुछ अगर आप टिप्पणी करें। मेरा जो एस नरेन साहब कह रहे हैं कि आप इस ऊंचे प्राइस पे खरीदेंगे तो ये आगे चलकर लॉन्ग टर्म में एक डिजास्टर साबित हो सकता है जी। इसको लेके थोड़ा सा मुझे मत भिन्नता या कहें कि राय में मेरे अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड जी की डिमांड जिस तरह से अभी देखिए, पीछे के मामलों में ऐसा हुआ होगा कि गोल्ड शायद ऊंचे लेवल पे गया, उसके बाद फिर तेज गिरावट आई, लेकिन हमने हाल के अगर आप वर्षों को देखेंगे तो हमने लगातार ये देखा है कि गोल्ड एक स्टीडी रफ्तार से लगातार ऊपर ही चढ़ा है जी। और उसके पीछे एक बड़ी वजह यही है कि आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक दुनिया भर के वो लगातार, अब असल में चक्कर क्या, पूरी दुनिया में सिनेरियो बदल गया है जी। एक वक्त ऐसा रहा कि गोल्ड और बाजार एक साथ चलना शुरू हो गए, जो डी कपलिंग कही जाती थी, वो जो है थ्योरी हुई उसमें जी कि पहले ये था कि साहब गोल्ड अगर चढ़ रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे जाएगा। लेकिन अब ये हुआ कि वो डीकपलिंग की थ्योरी खत्म हो गई, अब दोनों साथ साथ ऊपर चले।
तो अब दुनिया असल में पूरी तरह से बदल गई। अब तो मार्केट गिर रहे तब भी सोना चढ़ रहा है, मार्केट चढ़ रहे तब भी सोना चढ़ रहा है। गोल्डमैन सैक्स की भी एक हालिया जो रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है कि अगले साल तक सोना जो है $5,000 जो है प्रति ऑन्स जो है वहां तक जाता हुआ दिखेगा। और कई जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं वो तो कह रहे हैं सर कि 1.5 लाख का जो लेवल है, जो साइकोलॉजिकल लेवल जो हम लोग पढ़ते हैं सर चार्ट्स में, उसको भी क्रॉस करके हुए और कहा जा रहा है कि 1,55,000 तक जो है सोना जाता हुआ दिखेगा सर। तो मतलब धनतेरस तक मतलब हमको लगता है कि आम आदमी मिडिल क्लास के हाथ से दूर हो जाएगा सर सोना। सोना जाहिर तौर पे लोगों को अपनी खरीदारी के तरीके को ट्वीक करना पड़ रहा है। ज्वेलर्स को जो जिस तरह की ज्वेलरी बना रहे हैं उस तरीके को बदलना पड़ रहा है, उसमें ज़्यादा अलॉय मिलाना पड़ रहा है, कैरेट्स को कम करना पड़ रहा है। गोल्ड और असल में रियल्टी को खास तौर पे एक पैमाने के तौर पर देखा जा सकता है। रियल्टी में ये माना जाता है कि कीमतें जिस तरह से शूट कर रही हैं वो कभी भी क्रैश कर सकती हैं, क्योंकि वो उस मार्केट में बहुत सारी सेंटिमेंटल वैल्यू होती है कि उस बेस पे कीमतें बढ़ती हैं। गोल्ड के साथ असल में इस तरह का मामला है नहीं। गोल्ड की कीमतें पूरी दुनिया में एक रफ्तार से ऊपर जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में गोल्ड चढ़ रहा है, अमेरिका में डाउन है, या इंटरनेशनल मार्केट्स में डाउन है, या इंटरनेशनल मार्केट्स में एक साल में सोना गिरा है, भारत में एक साल में सोना ऊपर चढ़ा है। तो दुनिया भर में गोल्ड एक साथ ऊपर चढ़ रहा है, और वो वजह यही है कि भारत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि दुनिया भर में गोल्ड की डिमांड लगातार मजबूत बनी। और सर आग में घी का काम किया है ये ट्रम्प फैक्टर, और जिस तरह से जो ट्रम्प टैरिफ और ये जो मामला आया ना, और रूस यूक्रेन वाला मामला तो लगातार अभी भी जारी है सर। और तमाम जितने जो ग्लोबल इकोनॉमीज की बात की जाए तो वहाँ भी थोड़े वार के शक्ल जो है देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए कहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि 1.5 लाख का भी जो लेवल है वो पार होता हुआ दिखेगा। तो अब अपने हिसाब से देख लीजिए कहाँ कैसे खरीदना है। तो प्रवीण सर आज के लिए बस इतना ही। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की भरपूर कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।